आज की क्लास में बात हो रही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तैयार हो जाइए, सभी लोग रेडी हैं? हाँ बिल्कुल रेडी है। पॉजिटिव जो है वाइब आ रही है, तो उसे रेडी हैं। और थोड़ा समय लेने के बाद आज फिर से शुरू हो रहा है हमारा सिंथेसिस का नया पार्ट, नई सीरीज़। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया मस्ती से अध्ययन कर रहे होंगे। अध्ययन आपने बहुत अच्छे से किया होगा, हर चीज़ के नोट्स बनाए होंगे, अच्छा काम किया हो। सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है अपनी नोटबुक में नोट करके रखी होंगी, और सिर्फ नोटबुक में ही नहीं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको अपने माइंड में भी फिट किया होगा, ऐसी आशा है। और शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। सिंपल के ख़त्म होने के बाद कॉम्पाउंड, और कॉम्पाउंड के समाप्त होने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है कॉम्प्लेक्स? दोनों ही क्लास जो 11th और 12th की हैं, उनमें बोर्ड परीक्षाओं में जो हमारे ग्रामर का सबसे मेजर टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे लोगों को घबराहट भी महसूस होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लगातार आप जब से क्लास ले रहे हैं सिंपल और कंपाउंड की, तो जब से हमने कंपाउंड को समाप्त किया है, और अगर वहाँ तक आपने 13th पार्ट तक सारी चीज़ें देखी हैं, तो आज 14th पार्ट में शुरू हो रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको भी जानेंगे, और इसको कितने आधारों पर सीखा जाएगा, ये सारी बातें आज की क्लास में होंगी। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आज का जो सेगमेंट है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, स्क्रीन पे आपको सुविधा हो, इस कारण आपका समय बचे, मेरा समय बचे, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ लिखा गया है। ठीक है, सब कुछ पहले से नोट डाउन है, बस सारी चीज़ें समझते चलेंगे और अच्छे से अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। नोट्स में लिखना है और माइंड में अच्छे से इस बात का ध्यान भी रखना है और समझना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। अ कॉम्प्लेक्स हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या इससे अधिक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम सिंपल वाली सारी चर्चाएं अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद हमने कंपाउंड की चर्चा की, और कंपाउंड में ये भी देखा, इस पर ध्यान दिया कि कंपाउंड में क्या होता था कि दोनों ही सेंटेंस जो होते थे उनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज उपस्थित थे। यानी पहला वाला क्लॉज दूसरे वाले पर नहीं है, दूसरे वाला क्लॉज पहले वाले पर निर्भर नहीं करता है। ये सारी बातें आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से है, उसकी जटिलता इस तरीके से। कॉम्प्लेक्स का मतलब, लोग कहते हैं ना बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो सिचुएशन या प्रॉब्लम जो भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शब्द लगा रहे हैं या बाई चांस वर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज़ बहुत जटिल है। ठीक है, उसके लिए सारी चीज़ें, बाकी कंपाउंड सेंटेंस में क्या था कि हम ये बहुत आसानी से पहचान जाते थे कि डिपेंडेंट क्लॉज हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उसमें कितनी फाइनाइट वर्ब है, सारी चीज़ें। तो आज की क्लास को देखते हुए घबराना नहीं है बिल्कुल कि देखें अच्छा सर वो वाली सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा अपने जो आसपास का माहौल है उसको शांत रखते हुए और अपने मन को एकाग्र करते हुए इस बात को आप ध्यान से सीखेंगे। तो क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अ कॉम्प्लेक्स हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर देन मोर डिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट को भी हम प्रिंसिपल कहते हैं, मेन कहते हैं, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो किसी पर निर्भर नहीं है। वो कितने मिलेंगे आपको? 1 मिलेंगे, एक मिलेगा। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजों की संख्या जो उसी वाक्य पर निर्भर हैं, ये चीज़ आपको एक से अधिक भी मिल सकती है। तो लिखा हुआ है कि 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो निर्भर होने वाले क्लॉज हैं या उपवाक्य हैं, वो आपको एक से अधिक भी मिल सकते हैं। तो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, परंतु कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो कह सकते हैं क्या संख्या सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉजों की सीमा कर सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजों की सीमा लगाई नहीं जा सकती। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिला है, ठीक है, और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज मिलने की भी संभावना होती है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो चीज़ें हैं उनको हम बहुत धीरे से, बहुत तसल्ली से सीखेंगे। घबराहट में नहीं आ जाना है कि सर देखें कैसे सारी बातें जो होंगी वो सीखी जाएंगी या पता चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी बातें आपको समझ में आएंगी, बस थोड़ा धैर्यपूर्वक सारी काम जो आज होने हैं वो करते रहेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखिए,
हम तुरंत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे, ठीक है, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स चले गए या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स चले गए। देखिए 2 ही सेगमेंट हम लोगों के बचे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और इसका कन्वर्जन जो है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इसके बाद है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। ये 2 ही चीज़ें हम लोगों को सीखनी है, तो उसको बहुत ध्यान से कैसे हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट माने इसका उल्टा कर देंगे। कहने का मतलब सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल में आ सकते हैं, ऐसे हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं, तो बहुत ध्यान से चर्चा होनी है और उसके लिए पहले हम ये समझ लें कि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, टाइम क्लॉज क्या होता है, बाकी सारे जितने भी क्लॉज होते हैं ये सारे क्या होते हैं, किसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को लेने से पहले नीचे देखो एक चीज़ हमने आपके लिए नोट डाउन की है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज, तो हमने उसको आसान भाषा में आपको समझा दिया है। ऐसा कोई भी क्लॉज जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर हो, उसे हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो अगर हम आपसे कहें क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज को यदि प्रिंसिपल क्लॉज कहा जा सकता है, मेन क्लॉज कहा जा सकता है, तो डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी क्लॉज जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर हो, उसे हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है एक क्लॉज आपने लिखा, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड ना करे। अब देखिए दोनों की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो किस पर निर्भर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा, आपने एक वाक्य लिखा, वो बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन जो अगला वाक्य आ रहा है वो तब तक अपनी मीनिंग नहीं पूरी कर पाएगा जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज ना हो। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, आप लोगों ने इंडिपेंडेंट क्लॉज को बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में देखा, और जो बच्चे अभी 14th पार्ट पे आ गए हैं, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, आप जो हम डेली आपसे करते हैं कि अगर आप पहली ही वीडियो 14th पार्ट की देख रहे हैं, यानी आज की वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाएं, सबसे पहले क्लास नंबर 1 से शुरुआत करें और फिर 14 तक आएँ। इससे आपका भी जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, समय आपका बचेगा। दूसरी चीज़ है कि ये भी नहीं होगा कि बाई चांस बात जो है एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत है, ऐसा नहीं है। क्लास बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, आप सभी लोग पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 14 तक आइए और फिर बताइए मुझे कि आपका सफ़र कैसा रहा, ठीक है। उससे पहले भी किसी भी प्रकार की जो बात है उससे कहने से बचा जाए, ठीक। आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा आपसे कि देखिए कोई ऐसा क्लॉज जो अपनी बात कह रहा है लेकिन वो स्वतंत्र रूप से कह रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी समय की जो बाध्यता है वो नहीं है, या किसी भी प्रकार की टेंस की बाध्यता नहीं है, या जो भी बात है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कही जा रही है, यानी किसी भी प्रकार की निर्भरता समय या किसी भी कालक्रम के अनुसार वो नहीं मतलब उपस्थित है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अब हम इसको या इस डिपेंडेंट क्लॉज को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, व्हेन शी वेंट टू हिम, जब वह उसके पास आई, ठीक। अब एक सेकंड, वह खड़ा हुआ, ठीक है, अपनी जगह पर स्टैंड अप होना, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड होती है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर, ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, व्हेन शी वेंट टू हिम, जब वह उसके पास आई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही स्टूड अप, ये मेन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि वह खड़ा हुआ ये अपने आप में स्वतंत्र सेंस दे रहा है, और जब भी कोई बात स्वतंत्रता के तरीके से या स्वतंत्र रूप से कही जाती है तो वो मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत आती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो वेन लिखा हुआ है, वेन, ठीक, एक तरीके का आप सोच रहे होंगे कि सर कंजंक्शन का काम कर रहा है। चलिए मानते हैं कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वह खड़ा हुआ, जब वह उसके पास आई। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंजंक्शन नहीं समझाना चाहता हूँ, आपको ये समझ लीजिए, वो तो आप पुराने स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ बताना कि अगर मैं इस ही स्टूड अप को गायब कर दूँ, थोड़ा देर आप इसको ऐसा कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने हाथ रख दिया, इसको गायब कर दिया, छिपा दिया, तो व्हेन शी वेंट टू हिम, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। व्हेन शी वेंट टू हिम, अगर ये बात कही जाए तो क्या ये इस चीज़ के बिना अपना अर्थ पूरा कर सकती है? जब वह उसके पास आई, तो जब वह उसके पास आई तो आप यही तो पूछेंगे कि जब वह उसके पास आई तो सर क्या हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है कि वह खड़ा हुआ, ठीक है।
स्टैंड अप हुआ, और चूंकि वो पास्ट इंडेफिनिट है, साउंड कर रहा है सेंटेंस, तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया, ही स्टूड अप। ठीक, अब आप सभी लोग विद्वान हैं, स्टूड हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, स्टूड डी है, ठीक है, स्टूड, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, क्यों, टेंस बता रही है। नेक्स्ट हमारी फाइनाइट वर्ब वेंट हुई कि नहीं हुई, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि व्हेन शी वेंट टू हिम, ये जो सेंटेंस है ये निर्भर कर रहा है इस सेंटेंस पर, तो आप कहेंगे सर हाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये तब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, मतलब तब तक ये स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक इसके साथ ये ना आ जाए। यानी ये जो वाक्य है, ये जो क्लॉज है, ये इस क्लॉज पर निर्भर कर रहा है। क्लियर है भाई? जब तक आप ये नहीं कहोगे जब वह उसके पास आई, तो आप यही तो पूछोगे कि सर जब वो उसके पास आई तो हुआ क्या, आप ये तो बताइए। तो ये जो इसका आंसर है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसी को हम मेन क्लॉज कहेंगे। और जो दूसरे पर निर्भर है, मतलब इसका मीनिंग तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये वाक्य ना आए। थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि ये डिपेंडेंट है, ये जो वाक्य है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और चूंकि इसमें व्हेन लगा हुआ है, और व्हेन से हम समय बताते हैं, जब वह कब, तो जब, कब का उत्तर जो है वो जब से मिला है, वह कब खड़ा हुआ, तो जब वह उसके पास आई तब वो खड़ा हुआ। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये व्हेन जो है ये समय बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको टाइम क्लॉज के अंतर्गत लिख दिया। सिंथेसिस की पूरी चर्चा एडवर्ब के कई सारे क्लॉजेस के ऊपर होती है, टाइम क्लॉज है, रीजन क्लॉज है, ठीक है, बहुत सारे क्लॉज होते हैं, तो क्लॉज ऑफ मैनर है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो ये बातें जो हैं वो क्लॉज के अंतर्गत होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इस वाले वाक्य पर, अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ये वाक्य निर्भर कर रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये वाक्य ना लिखा हो। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, और साथ में व्हेन आया है इसलिए इसके साथ हमने टाइम क्लॉज का यूज़ कर दिया। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, इधर जो आपके वाक्य लिखे हुए हैं उसको हम समझाते हैं आपको। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, दे विल बाय अ गिफ्ट, वे एक तोहफा, एक उपहार खरीदेंगे, फॉर हिम उसके लिए, इफ यदि, दे गेट हिज सैलरी, वे अपनी तनख्वाह पा जाएं, ठीक है, उन्हें उनकी तनख्वाह प्राप्त हो जाए तब वो उसके लिए क्या करेंगे, गिफ्ट खरीदेंगे। तो देखना ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ दे विल बाय अ गिफ्ट फॉर हिम, वे उसके लिए एक तोहफा खरीदेंगे, आप एक बात बताइए, तोहफा खरीदेंगे ये बात जो कही जा रही है ये दूसरे वाक्य पर निर्भर लग रही है? नहीं, ये स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, वे उसके लिए तोहफा खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर किसी भी सेंटेंस पर निर्भर ना रहने के कारण हमने इसको मेन क्लॉज कहा या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा। क्लियर है सबको? और यहाँ पर जो इफ लगा हुआ है ये यदि का साउंड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, ठीक। थोड़ा सा कंडीशनल वाक्य है। अगर आप कंडीशनल क्लॉज में देखें कि जैसे क्या होता था, हम लोग सेंटेंस पढ़ते थे, यदि वो परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ तो उसके पिताजी उसे एक बाइसिकल देंगे। तो एक शर्तात्मक वाक्य होते हैं, कंडीशनल वाक्य होते हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही जो सेंटेंस आपके सामने आया हुआ है, लेकिन ये सिंथेसिस के अंतर्गत आया हुआ है, ठीक। तो दे विल बाय अ गिफ्ट फॉर हिम, वे उसके लिए गिफ्ट या तोहफा या उपहार खरीदेंगे, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज क्यों हो गया भाई? सीधी सी बात है, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस पर निर्भर नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, फॉर हिम तक आपने ये चीज़ देख ली यहाँ तक, ठीक। और अगर हम इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो इफ़ दे गेट हिज सैलरी, इफ़ को लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, जैसे हमने व्हेन से व्हेन को लिया है, व्हेन शी वेंट टू हिम, इसी प्रकार हमें इफ़ को भी कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से तो इफ़ दे गेट हिज सैलरी, अब आप मुझे बताइए, यदि उन्हें तनख्वाह प्राप्त हो जाए, अब यदि उन्हें तनख्वाह प्राप्त हो जाए, यदि उन्हें सैलरी मिल जाए, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, तो आप यही तो पूछेंगे सर उन्हें सैलरी मिल जाए तो क्या? अगर मैं आपके पास आऊँ और आपसे कहूँ अगर ऐसा हुआ तो आप हमसे ये भी तो कहेंगे सर तो के आगे की कंडीशन तो बताइए। अरे हाँ या ना? इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जब भी कोई क्लॉज जो है वो किसी अन्य सेंटेंस पर निर्भर हैं तो वो डिपेंडेंट हैं। जब तक वो सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा तब तक उन क्लॉजेस का मीनिंग पूरा होने वाला नहीं है। आप सामने देखो ध्यान से,
इफ दे गेट हिज सैलरी, ये जो बात कही जा रही है, इफ दे गेट हिज सैलरी, यदि उन्हें उनकी तनख्वाह मिल जाए या सैलरी मिल जाए तो क्या होगा। तो सर इस तो का जो उत्तर है वो इधर लिखा हुआ है, तो वो उसके लिए एक गिफ्ट खरीदेंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं। अब आप खुद ही बताइए कौन सा क्लॉज किस पर निर्भर है। आप कहेंगे सर सैलरी मिल जाने वाला जो क्लॉज है वो इस क्लॉज पर निर्भर है, सैलरी मिलेगी तो ऐसा होगा। ये ऐसा तब तक होने वाला नहीं है जब तक सैलरी नहीं मिलती, उसके लिए गिफ्ट तब तक वो लोग नहीं ले पाएंगे जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती। तो ये मेन क्लॉज है, वे उसके लिए गिफ्ट खरीदेंगे, ये मेन क्लॉज है, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। लेकिन यदि उन्हें सैलरी मिल जाए तो ये बात जो है वो निर्भर कर रही है। आप खुद ही अपने आप से पूछिए ना, यदि उन्हें सैलरी मिल जाए तो क्या होगा। तो ये वाली बात हुई। तो क्या कह रहे हैं, इफ़ दे गेट हिज सैलरी, ये वाली बात हुई। तो इफ़ दे गेट हिज सैलरी तो ये कंडीशनल क्लॉज है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना शर्तात्मक वाक्य, कंडीशन, जब ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्लॉजेज हैं उनमें एक प्रकार है कंडीशनल क्लॉज का। तो ये कंडीशनल क्लॉज हो गया। इफ़ दे गेट हिज सैलरी से लेकर क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है। यही कंडीशनल क्लॉज क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो निर्भर है किसी पर। तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है, ठीक। और इसी का दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो बेसिक अंतर है, डिफरेंस है, वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कोई घबराना नहीं है, अभी हमने कोई शुरुआत तक नहीं की है कि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे जाएंगे या कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स कैसे जाएंगे, अभी हमने शुरुआत तक नहीं की है, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए कि पहले आपको कम से कम जो बेसिक नॉलेज है वो तो प्राप्त हो जाए, उसके बाद हम जब उसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आपको कम से कम ये पता तो रहे कि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसमें चीज़ें क्या हैं, उसमें कौन कौन से जो हैं तत्व आए हुए हैं। वरना तो हमें पता ही नहीं होगा और हम ऐसे खाली चीज़ें अपनी देखते रहेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अगला सेंटेंस क्या है, नीना कैन नॉट पे द बिल। नीना जो है, नीना नाम की लड़की है, वो अपना बिल पे नहीं कर सकती, चुका नहीं सकती, बिकॉज शी इज़ पुअर, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो गरीब है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि नीना अपना बिल चुका नहीं सकती तो आप ये कहेंगे कि हाँ सर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, चुका नहीं सकती इसके लिए कोई कारण नहीं पूछा जा रहा है, चलो नहीं चुका सकती कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम आपको डायरेक्ट कारण दे दें, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, लग रहा ना रीज़न दिया हुआ है, थोड़ा सा अपना अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि रीज़न दिया हुआ है, ठीक। और रीज़न कैसे दिया हुआ है, तो भैया वो गरीब है ना, इसके कारण वो अपना बिल चुका नहीं सकती। अब यहाँ पर ये जो कारण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में एक चीज़ अगर आपको याद हो, पिछले क्लासेस में मुस्कुराहट आ गई होगी, पता आपको देखकर ऐसा पता चल जाता है, आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पे बता दें कि अगर सर कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड में रीज़न बताना हो तो हम किसका यूज़ करते थे, फॉर का, याद आया। और हमें अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रीज़न बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का। अब बताओ बातें समझ में आई कि नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ सारी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, नहीं ध्यान देंगे आप लोग तो हो सकता है आप लोगों को चीज़ें समझने में मुश्किल हो। और ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही है कि सारी चीज़ें अगर एक से लाइन से आप लोगों ने लाइन वाइज हर चीज़ देखी है तो एक के बाद एक जो बात है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाएगी और आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस सामने देखो ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने कहा था आप लोगों से कि कंपाउंड में कभी रीज़न बताना हो तो फॉर का यूज़ करते हैं और कॉम्प्लेक्स में कभी रीज़न बताना हो तो बिकॉज का यूज़ करते हैं। आज हमें बताइए किस हम पार्ट पर चल रहे हैं, किस क्लास पर चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर चल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अब अपने आप आपको याद आ जाना चाहिए सर अब फॉर का नहीं यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, बिकॉज का, ठीक। अब सामने देखो ध्यान से, नीना कैन नॉट पे द बिल, नीना अपना बिल चुका नहीं सकती क्योंकि वह गरीब है। अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि जो शब्द है ये कारण ही तो बता रहा है, रीज़न बता रहा ना। तो जब ये क्लॉज रीज़न बता रहा है तो ये है क्या, ये रीज़न क्लॉज है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ नीना अपना बिल नहीं चुका सकती तो आप मुझसे कारण नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि क्योंकि वह गरीब है, अब आप पूछेंगे तो क्योंकि वह गरीब है तो क्या नहीं होगा सर, ठीक है। तो आप जब कारण पूछेंगे तो मुझे इस क्लॉज का डिपेंडेंट, जो इस क्लॉज ये खुद का डिपेंडेंट क्लॉज है ना, तो इस पर इंडिपेंडेंट क्लॉज की टिप्पणी मुझे आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह गरीब है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीना कैन नॉट पे द बिल,
अगर बिल तक की बात यहाँ तक की जाए तो सच बताइए ये कौन सा क्लॉज हुआ? सर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। क्यों इंडिपेंडेंट हुआ? क्योंकि इसके जो कारण है वो कहीं पर निर्भर नहीं है, वो अपना बिल नहीं चुका सकती, कोई बात नहीं। हम आपसे पूछ थोड़ा ना है कि हमें कारण बताइए, रीजन बताइए। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, हुआ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्यों? क्योंकि मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, तो जो निर्भर नहीं है, ठीक है, तो मेन क्लॉज कह दिया, इसी को हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज कह दिया। इसीलिए मैंने आपकी स्क्रीन पर दो दो तीन तीन बातें जो है, जो भी मैं आपको बता सकता था उस सेंटेंस से संबंधित, वो मैंने नोट डाउन की हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। और यहाँ तक हमें जब चीज़ें समझ में आ गई तो अपने आप से पूछिए कि बताइए निर्भर कौन सा वाक्य है, तो आपको अपने आप अपने मन में उत्तर मिल जाएगा। कहीं मत पूछिए, आपका मन ही उत्तर दे देगा अगर आप अच्छे से ध्यान से चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बिकॉज से लेकर शी इज़ पुअर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मैं मार्कर चला रहा हूँ, यहाँ से लेकर बिकॉज शी इज़ पुअर, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर क्योंकि वह गरीब है, तो इसका कोई कारण होना चाहिए ना, कोई किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ये बात कह रहे हैं आप, खाली तो कहेंगे नहीं बात, तो उसका कोई कारण होगा ना। क्योंकि वह गरीब है तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं वो कर सकती, ये नहीं वो कर सकती, ये सारी चीज़ें। तो बिकॉज शी इज़ पुअर, ये क्या हो गया? खुद का डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये निर्भर है किस बात पर? इस बात पर निर्भर है। तो जब भी कोई क्लॉज निर्भर है किसी पर तो वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और जब कोई क्लॉज निर्भर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया। नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी तो इसी को कहते हैं, तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसी को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सब ऑर्डिनेट भी। और दूसरी चीज़, क्योंकि इससे रीज़न बताया जा रहा है, तो देखिए ये रीजनल क्लॉज है, ठीक, कारण बता रहे हैं ना आप, रीज़न बता रहे हैं। तो ये तीनों बातें आपके लिए मैंने नोट की, ठीक। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे नोट एक लिखा हुआ है मैंने, आपको आशा करता हूँ बाकी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो कन्वर्जन पर हम चलें, इससे पहले यहाँ तक की जो क्लास है उसको आप रिपीट करके फिर से देख लीजिए। अगर कहीं पर बातें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक जो है चीज़ों को देखने का, समझने का प्रयास हमें करना है। एक नोट हमने आपके लिए लिखा है 1000 रुपये का, खैर अभी चलता नहीं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, नोट लिखा है, देखो ध्यान से। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन और मोर डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज बिसाइड्स द मेन क्लॉज। कहने का मतलब है मेन क्लॉज होने के अतिरिक्त, ध्यान सुनिएगा, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, मेन क्लॉज होने के अतिरिक्त एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। ये तो हमने पहले भी कहा था आपसे, ठीक है, इधर भी हमने यही बताया था। नीचे क्या लिखा हुआ है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज के अलावा या अतिरिक्त एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। आपको मैंने बार बार कहा, निम्नलिखित बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, बोर्ड परीक्षाओं में यदि सिंथेसिस नाम का टॉपिक है और उसमें कॉम्प्लेक्स तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स जब भी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल किया जाता है तो क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको एक मिल जाएगा, हो सकता है डिपेंडेंट क्लॉज वो एक दे दें, अमूमन एक ही देते हैं। उसके बाद आपको कठिन सेंटेंस देने की इच्छा से जो एग्जामिनर्स हैं वो आपको एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी दे सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से काम करेंगे तो सारी बातें हमारी सही होती चली जाएंगी। ये बातें थी। तो अभी जो चीज़ें हमने स्क्रीन पर देखी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अब इसके आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर और उसके एग्जाम्पल्स पर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने का तरीका, आइए जानते हैं। अपने नेक्स्ट रूल पर देखिएगा ध्यान से, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। अब देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बार बार चर्चाएं हो रही हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते समय हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का बहुत ध्यान रखना है। किस तरीके से हम अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानें, क्या तरीके हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के, और जितनी भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होती हैं या उनका कोई काम आता है, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके वैसे भी आप सभी लोग रेडी ही हैं और अपना लिख रहे हैं लगातार, तो इसी चीज़ को आप क्लास वाइज जो है हर रूल को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारा अगला जो टॉपिक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट के अलग 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट के अलग 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप से जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। 3 टाइप्स देखिएगा। नंबर 1 है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होते हैं? सबसे पहले इनके बारे में मैं चर्चा करनी है कि नाउन क्लॉज से किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से किस तरीके से वाक्य बनेंगे, और थर्ड हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज से, किस तरीके से एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके जो है अपने सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, 3 टाइप्स हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के या सबऑर्डिनेट क्लॉज के या डिपेंडेंट क्लॉज जिसे कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो डिपेंडेंट क्लॉज, यानी वह क्लॉज जो किसी सेंटेंस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। और जो निर्भर नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। तो हम पहले देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, फिर हम अपनी बातों को आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहला है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो हमारा नाउन क्लॉज है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि नाउन क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नाउन क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है जो सेंटेंसेस में नाउन का काम करता है। अगर कोई क्लॉज है, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि विशेषण का कोई कार्य करने लगे कोई क्लॉज, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण एडवर्ब का कोई काम करने लगे तो वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते रहेंगे कि हमारे सेंटेंस में क्या है क्या नहीं। अभी पूरी बात जो है अन्य क्लॉजेस के बारे में नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी बात हम कर रहे हैं नाउन क्लॉज के बारे में। तो नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। आई रिपीट, नाउन क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेटिंग माने जो डिपेंड हो, ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसी का तो दूसरा नाम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है यानी एक ऐसा डिपेंडिंग क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। अगर नाउन का काम करने लगे कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि ये कौन सा क्लॉज है बेटा, तो ये सबऑर्डिनेटिंग का नाउन टाइप क्लॉज है। नाउन माने जो नाउन का काम करे। तो नीचे लिख दिया है मैंने, अ नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। कहने का मतलब है कि जो नाउन की तरह कार्य करे या नाउन का कार्य करे, उसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। और ये किसका टाइप है, तो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज का टाइप है। क्लियर। तो अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन क्लॉज को सेंटेंसेस के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। किसके रूप में, देखिए पहली चीज है कि ऐसा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो किसका काम करे, जो नाउन का काम करता है। यानी अ नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, ठीक है, जो कौन सा कार्य करता है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, किसका, सर नाउन का कार्य कर रहा है। नीचे लिखा हुआ है नाउन क्लॉज को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ठीक, कैसे हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज यूज कर सकते हैं और अन्य कितने प्रकार हैं उसको हम इस तरीके से इधर स्क्रीन पर देखें कितने प्रकार हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में हमें चारों के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नंबर 1 है एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम जिसकी बात करने जा रहे हैं कि हम सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से जो है वो अपने नाउन क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद है एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इसके बारे में बात होगी आज। एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा पूरक। ठीक है, जिनके बिना बात ना पूरी हो, तो ये चीज़ जो मीनिंग होते कंप्लीट सेंस देते हैं सेंटेंस में, उन्हें हम कहते हैं पूरक। ठीक है, और इसके बारे में भी बात होगी तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले हम केवल समझाने के लिए, केवल दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और नीचे लिखा हुआ एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या फ्रेज के रूप में। फ्रेज आप कई सारे ऐसे फ्रेज टाइप में या छोटे से क्लॉज के टाइप में, ऐसे फ्रेज नहीं कहना सही होगा, ये कहना सही होगा कि कोई छोटा सा सबऑर्डिनेट क्लॉज या जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जैसे थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते थे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखते थे। और क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती थी कि जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस अपना बना रहे हैं या फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको हम देखते थे कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों जगह इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं या नहीं हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती थी तो हम देखते थे कि हाँ ये हमारा सिंपल है और इसको सिंपल से कंपाउंड बनाने के लिए हमें अगर बाई चांस पार्टिसिपल मिल जाता था या जेरेंड मिल जाता था या इन्फिनेटिव मिल जाता था, तो हम इन सब बातों को देखकर अपने कंपाउंड सेंटेंस को बनाते समय एक चीज़ करते थे, और वो एक चीज़ करते थे कि दोनों क्लॉजेस को कंजंक्शन से जोड़ते थे और दोनों को ही हम सेपरेट कर बनाने से पहले ये तय कर लेते थे कि ये दोनों वाक्य जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट होंगे प्लस ये
क्यूमुलेटिव से लेकर इलेटिव कंजंक्शन में से किसी जो सूटेबल लग रही है, जो सूटेबल है उस पर उस कंजंक्शन का यूज़ करके हम उसको जोड़ देते थे, कनेक्ट कर देते थे, और दोनों ही सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो जाती थी। इस तरीके से हमें पता चलता था कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमें एक ही फाइनाइट वर्ब मिलती है, जबकि बाकी सारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। लेकिन जब कंपाउंड फ्रेम किया जाता है या बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें बच्चों होता है ये कि कंपाउंड अलग अलग फाइनाइट वर्ब के साथ अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर आता है। लेकिन अब हमारे सेंटेंसेस की जो अब पीढ़ी चल रही है या सीरीज़ चल रही है वो चल रही है कॉम्प्लेक्स पर, और कॉम्प्लेक्स में वैसे भी सेंटेंस का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो नेचर होता है वो थोड़ा सा जटिल होता ही है। तो उसको देखने से पहले हम अगर ये मन में डर बैठा लेंगे कि नहीं हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो तो बहुत कठिन है, हमें आएगा ही नहीं या कुछ भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ अगर कठिन लगने लगी तो फिर आने वाली परीक्षाओं में हमें जब बड़ी बड़ी चीज़ें याद करनी है या समझनी है तो उनको हम किस तरीके से तैयार कर पाएंगे यदि हम पहले से हार मान के बैठ जाएंगे। और दूसरी चीज़, आप सभी लोग विद्वान हैं, पहली चीज़ आप सब लोगों ने ये चीज़ अगर पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा होगा। और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं उस स्तर तक जाने का प्रयास करता हूँ जहाँ से अगर कोई बार पहला बच्चा भी यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके टॉपिक्स में सिंथेसिस शामिल है तो निश्चित रूप से उस बच्चे को भी समझ में आ जाए जिसने कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक है। तो मेरे तरीके में वो जो मैनर रहता है वो हमेशा रहता है। तो हम कोशिश करते हैं यही कि आपको हर एक चीज़ को बहुत व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छे ढंग से बताया जाए। तो यहाँ पर हम नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा वो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। आपने सबऑर्डिनेट के 3 टाइप देखे, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए या पीछे वीडियो कर लोगे तब भी वही चीज़ मिल जाएगी। सबऑर्डिनेट के आपने 3 टाइप देखे, कौन कौन से? नाउन देखा, एडजेक्टिव देखा और एडवर्ब देखा। और उसमें जो नाउन वाला हमारा पहला टॉपिक है उसमें हमने 4 चीज़ें देखी हैं कि नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक, ये सारी बातें हमने देखी। तो हम उन्हीं चीज़ों पर चल रहे हैं और जब हम चीज़ों की गहराई को समझते हैं तो बातें हमें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने माइंड में ये बात बना लो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें डिपेंडेंट क्लॉज देखने हैं। कंपाउंड होता तो इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ देखना है कि आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल सकता है और कई सारे डिपेंडेंट क्लॉज मिल सकते हैं, ठीक है। और कई सारों की श्रेणी में बहुत सारे हैं डिपेंडेंट क्लॉज या जिनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, तो उसी की श्रेणी में हम नाउन को देखने जा रहे हैं, ठीक। देखना, तो वॉट शी इज़ कुकिंग इज़ नॉट टेस्टी। कहने का मतलब है जो भी वह बना रही है वो टेस्टी नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना। अब यहाँ पर जो वॉट आया है क्लॉज के रूप में और वॉट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो जो कुछ भी बना रही है वो टेस्टी नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना, वो स्वादिष्ट नहीं है। ये जो बनाने का काम हो रहा है यानी कोई भी चीज़ वो कुक कर रही है, तो जिस चीज़ को बनाया जा रहा है, वो जो पदार्थ है, वो जो डिश है या कोई भी चीज़ है जो बनाई जा रही है, उसके लिए कहा जा रहा है वो टेस्टी नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ये जो नाउन क्लॉज बैठा हुआ है कैसे आपने इसको मान लिया कि ये नाउन क्लॉज है? तो ध्यान देना यहाँ पर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इस बात को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या बहुत लोग मानते हैं कि किस तरीके से जो है वो क्लॉजेस को पहचाना जाए। देखिए, सबसे सरल तरीका है कि आप इसमें व्हाट, वेयर और फलाना का देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक। इससे बढ़िया क्या करो, एक सरल सा तरीका है कि जब आप, बहुत सारे टीचर्स इसको रिकमेंड करते हैं कि क्या तरीका है कि आप ये देखिए कि जिस तरीके से आप सेंटेंस में अपने क्लॉज को बना रहे हैं, अगर उसको हटा दिया जाए तो कौन सा स्लॉट खाली हो जाएगा। स्लॉट का मतलब स्थान खाली हो जाएगा। सब्जेक्ट का स्थान खाली हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्थान खाली हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का स्थान खाली हो जाएगा या प्रीपोजिशनल फ्रेज का स्थान खाली हो जाएगा। अगर इन चारों में से जिसका आपको पहचानना है ना कि कौन सा क्लॉज है कि जिसके फिट बैठ रहा है, तो आप इस तरीके को अपनाकर आप अपना काम कर सकते हैं। और ये कोई टूटी फूटी बातें नहीं है, जब हम इसको समझाएंगे तो आपको बहुत गहराई से सारी बातें समझ में आने वाली हैं। तो व्हाट शी इज़ कुकिंग ये नाउन क्लॉज है, ध्यान सुनना। आप कहोगे सर व्हाट मिल जाएगा, रटी रटाई बातें हैं, व्हाट मिलेगा, वेयर मिलेगा तो और नाउन क्लॉज है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुरंत अभी देखिएगा वही सारे व्हाट और सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कौन सा स्लॉट खाली हो रहा है, ठीक है, वो देखना है। तो व्हाट शी इज़ कुकिंग इज़ नॉट टेस्टी, और वो क्या नहीं, वो टेस्टी नहीं है। जो भी वो बना रही है या पका रही है वो टेस्टी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो नाउन क्लॉज है ये बता रहा है कि जो भी उसके द्वारा पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है वो टेस्टी नहीं है। पहले मुझे ये बताओ
कि इनमें से कौन सा क्लॉज जो है, पूरा आप सेंटेंस देख रहे हो, इनमें से कौन सा क्लॉज जो है आपको डिपेंडेंट लग रहा है। अब आप कहोगे सर व्हाट शी इज़ कुकिंग इज़ नॉट टेस्टी, अपने आप में एक क्लॉज है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये सारी बातें हमें पहले से देखनी है, पता करनी है, तब जाकर हमें कोई स्टैंड लेना है, ठीक। अगर यही वर्ड उठाकर हम बीच में रख दें या कहीं भी, तो वो कंजंक्शन का काम करने लगता है, ये सारी बातें जानते हैं। लेकिन बात ये है कि वो कंजंक्शन का काम करे तो वो किस तरीके से जो है अपनी बातों को कहेगा या बनाएगा, या वो चीज़ें सेंस में हमारे बैठेंगी या नहीं। तो ये पहला वाक्य आपका हुआ, व्हाट शी इज़ कुकिंग इज़ नॉट टेस्टी, हमारा नाउन क्लॉज है। ऐसे ही दूसरा है व्हाट आराधना टेल्स, जो भी आराधना ने हमें बताया इज़ ट्रू, वो सत्य है, ठीक। जो भी आराधना ने बताया वो सत्य है, नाउन क्लॉज, ठीक है। क्यों? नाउन क्लॉज के स्थान पर सबसे बड़ी चीज़ है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज अगर काम कर रहा है, तो आप ये देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ, तो वो नाउन क्लॉज किसके रूप में काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज ही, लेकिन काम कैसे कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। किसके स्थान पर बैठा है? सब्जेक्ट के स्लॉट पर स्थान बैठा, फिर जाके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आई, फिर हम आगे अपना बने, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो ध्यान से, व्हाट वी हैव डन इज़ राइट, जो कुछ हमने किया सही है, ठीक। अब जो कुछ हमने किया सही है, यहाँ पर ये जो सेंटेंस आ रहा है, ये नाउन क्लॉज आते हुए किस स्लॉट पर बैठा हुआ है? पता चला सर सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है, तब जाके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई और उसके बाद हमें अन्य तत्व मिले सेंटेंस में। तो ये इज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ये इज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ये हो गई। और ये बैठा किसके स्थान पर है? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बैठा हुआ है किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है हमारा नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट है, ठीक। ऐसे ही नीचे देखो, व्हाई रॉबिन वेंट देयर, रॉबिन वहाँ क्यों गया? रॉबिन वहाँ क्यों गया इज़ अ सीक्रेट, ये क्या है? ये रहस्य है। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ से, ठीक। फाइनाइट वर्ब उसको कह लीजिए आप। व्हाई रॉबिन वेंट देयर, ये किसके स्थान पर बैठा हुआ? ये नाउन क्लॉज बैठा है सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक। ये नाउन क्लॉज बैठा है सब्जेक्ट के स्थान पर, ये नाउन क्लॉज बैठा है सब्जेक्ट के स्थान पर, ये नाउन क्लॉज बैठा है सब्जेक्ट के स्थान पर। जब सारी चीज़ें सब्जेक्ट के स्थान पर बैठी हों, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब से हर चीज़ को आप सेपरेट कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से अलग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि कौन से स्थान पर कोई चीज़ बैठी हुई। तो नाउन क्लॉज हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये कौन सा क्लॉज है? हम कह सकते हैं ये हमारा नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके द्वारा पता चलता है कि सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक क्लॉज भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये व्हाट से लेकर कुकिंग तक सब कुछ एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। व्हाट शी इज कुकिंग, जो भी वह बना रही है, ये बात समझ में आई। ऐसे ही व्हाट आराधना टेल्स, आराधना ने जो बताया। यहाँ व्हाट से लेकर डन तक, व्हाट वी हैव डन, जो कुछ हमने किया या जो भी हमने किया, ये यहाँ से लेकर नाउन क्लॉज। ऐसे ही व्हाई से लेकर देयर तक ये हमारा नाउन क्लॉज। तो ये सारी बातें हुई जिसको हम लेकर अपनी चर्चा को बता रहे हैं। तो इसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो एक क्लॉज भी हो सकता है। ये बातें आप लोगों ने सीखी। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इसके हिसाब से आप हर चीज़ को देखेंगे। अभी ये सारी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो तो आपको होनी ही चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि ये सारी बातें आपको पता हों। पहले आप स्थान देख लीजिए, किस स्थान पर ये चीज़ें बैठी हुई हैं, और वो स्थान ही आपको बता देगा कि नाउन क्लॉज किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिएगा, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसा काम करता है, ये भी तो देखना है। और चेक करो, देखो ध्यान से, आरव सेज, आरव कहता है कि ही वांट्स टू राइट, कि वह लिखना चाहता है, ठीक। ध्यान सुनना, आप सभी लोग जानते हैं ये जो टू राइट है, आप सभी लोगों के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई होगी, मुस्कुराहट आ गई होगी। ये क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है। और कौन सा इन्फिनेटिव है? तो सभी विद्वान साथी मेरे जानते हैं कि ये टू इन्फिनेटिव है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आरव सेज दैट ही वांट्स टू राइट, ये जो हो गया इन्फिनेटिव की बात हो गई। अब मुझे ये बताइए, ये जो दैट से जुड़ा हुआ है अगला क्लॉज, ये बैठा किसके स्थान पर है? तो थोड़ा चेक कर लीजिए। आरव जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक। ये जो सेज है ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी बचता है हम सभी लोग जानते हैं वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो ये सारी चीज़ें दैट ही वांट्स टू राइट, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठा है, और ये नाउन क्लॉज है, इसलिए ये नाउन क्लॉज एज अ सब ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? तो बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ हमारा नाउन क्लॉज। ऐसे ही अब हम बात करेंगे किसके बारे में? नीचे वाले सेंटेंस में देखिएगा ध्यान से, आई नो, मैं जानता हूँ, आई हो गया सब्जेक्ट, नो हो गई मेन वर्ब। दैट, मैं जानता हूँ कि ही इज़ नॉट सैड देयर, मैं जानता हूँ कि वो वहाँ दुखी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुना, अब वो वहाँ दुखी नहीं है, ये किस स्थान पर बैठा हुआ है?
ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। दैट या व्हाट या जब भी आप नीचे तक सेंटेंस देख रहे हैं, ये सारे नाउन क्लॉज किसके स्थान पर बैठे हुए हैं? सर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? अब नीचे वाले उदाहरण पे देख लेना ध्यान से, सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए लाई गई हैं। अमृता रिमेंबर, अब ये अमृता जो है वो रिमेंबर्स होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सिंगुलर है ना, तो मेन वर्ब में SES का प्रयोग होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, और अगर मैं ये कह दूं कि आगे वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर इसे भी पास्ट इंडेफिनिट होना पड़ेगा। तो अमृता रिमेंबर्ड हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अमृता रिमेंबर्ड ये सेकंड फॉर्म हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अमृता हो गया सब्जेक्ट, रिमेंबर्ड हो गई मेन वर्ब। और आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट यू टोल्ड टू हिम यस्टरडे। अमृता को याद है, या अमृता को याद है जो कुछ तुमने कल उसके लिए कहा था, ये चीज़ उसको याद है। कहने का मतलब अमृता को याद है। तो यहाँ से लेकर जो व्हाट है, व्हाट से लेकर यस्टरडे तक का ये जो सेगमेंट कहाँ बैठा हुआ है? सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, इसके बाद सारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठे होने के कारण ये क्या है? नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब अगला देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन ही राइट्स इट ऑन वॉल, ठीक है, कि उसने ये सब दीवार पर कब लिखा। कहने का मतलब उसने ये दीवार पर कब लिखा, ये मैं नहीं जानता। तो जो व्हेन आया हुआ है सेंटेंस में, यहाँ से पहले सेपरेट सेंटेंस देखो, आई ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक। क्या ये सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा है? नहीं। अगर सर यही चीज़ जो व्हेन ही राइट्स वाला जो है सेंटेंस, ये किस पर बैठा होता? ये सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा होता है इसकी तरह, तो हम इसको कहते हैं नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। सारी बातें बहुत ध्यान से, अच्छे से, इत्मीनान से सुनते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं, है ना। बढ़िया से क्लास को जो है देखने के बाद आराम से शांत मन से अपने नोटबुक में जो है नोट कर लीजिए। जो ज़रूरी बातें आपको लगे कि ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ हमें नोट कर लेनी चाहिए या हम आगे भूल सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उसको अपनी नोटबुक पे जो है वो नोट कर लेना चाहिए। देखो, आई डोंट नो, अब देखना ध्यान से, आई है ये सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है, ये जो डोंट लगा हुआ है ये डोंट हेल्पिंग वर्ब है, नो जो है वो मेन वर्ब है। आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न आप सभी लोगों ने पढ़े हैं। तो अगर सब्जेक्ट है प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाए प्लस हमें मेन वर्ब मिल जाए, तो आगे बचने वाले सेंटेंस में क्या होता बचता है? ऑब्जेक्ट बचता है। अब वो अगर उसके स्थान पर बैठ के क्या और किसका उत्तर दे रहा है, तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो हम सब बातें ये सब जानते हैं। तो मेन वर्ब के बाद ये जो वेन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है वॉल तक, ये कहाँ तक ये किसके स्थान पर बैठा है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए ये नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? नीचे वाला हम देख लो ध्यान से, शी टोल्ड हर, शी जो है वो सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है वो मेन वर्ब है। अब शी टोल्ड हर, उसने उससे कहा। अब क्या कहा? ध्यान सुनना, उससे कहा, किससे कहा? ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन आगे जो कुछ कहा गया है तो क्या कहा गया है? व्हाई शी विल गो, वह क्यों चली गई, ये उसने उससे कहा। ये बात जो है वो ऑब्जेक्ट के स्लॉट के अंतर्गत बैठी हुई है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। लास्ट वाला हम देख लो, राज नोज। अब राज नोज, राज जो है वो जानता है, ठीक है। राज जानता है क्या? कौन सा राज जानता है? देखो ध्यान से, वेयर ही हैज़ प्लान टू गो, कि वो कहाँ जाने के लिए उसने प्लान किया है, ये वो जानता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई मेन वर्ब। और ये जो स्लॉट है वो किस में बैठा हुआ है? वो ऑब्जेक्ट के स्लॉट में बैठा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा नाउन क्लॉज इज अ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? बस आपको देखिए घबराना नहीं है, एक चीज़ देखनी है कि कौन सा स्लॉट जो है वो कहाँ, मतलब कौन सा सेंटेंस जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। और ये जो सेंटेंस या क्लॉज है वो नाउन क्लॉज के अंतर्गत आ रहे हैं, इन्हें कैसे पहचाने या कुछ भी, तो जो भी आपको स्लॉट देखना है आप वहाँ से उस चीज़ को हटा दीजिए। और जब आप क्लॉज को खाली कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा क्लॉज जो है वो किस स्थान के खाली होने पर मतलब अतिरिक्त बच रहा है। तो आप जान जाइए कि वो वही क्लॉज है। अर्थात अगर सब्जेक्ट का स्थान खाली कर दें, ठीक है, मतलब वो क्लॉज अगर सब्जेक्ट का स्थान खाली कर रहा है तो अगर मीनिंग पूरा नहीं कर रहा है तो वो सब्जेक्ट क्लॉज है, और अगर ऑब्जेक्ट का स्थान खाली करने पर वो मीनिंग पूरा नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो थर्ड और फोर्थ टॉपिक है इसका नाम है नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट और नाउन क्लॉज एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हमने आज की क्लास में आपको हमें देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट। बेसब्री से इंतज़ार था आप लोगों को कि थर्ड टॉपिक पे हमें चलना है। फिर से हम आ चुके हैं अपने थर्ड टॉपिक पर। उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक, यानी हमें आज जो नाउन क्लॉज है, कहने का मतलब है
सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो पहली श्रेणी है नाउन क्लॉज, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब क्लॉज। उसमें हम नाउन क्लॉज को आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक पे चलते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा ध्यान से क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले यही समझना है। हर चीज़ बहुत ही कायदे से मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई है, कोशिश कीजिएगा अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। और सबसे पहले नोट करने से पहले है कि आप सारे नॉलेज को पहले अच्छे तरीके से गेन कीजिए अपने पास, ठीक है। उसके बाद नोट करना तो चलता रहेगा, लेकिन अच्छे से पहले पढ़िए, ठीक है। तो नॉन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले यही हम हमने प्रश्न के रूप में जो बच्चों की जिज्ञासा है उनके सामने रख दिया है। कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चे पूछते हैं, तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में विद्वान साथी जानते होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, वर्ड यानी शब्द हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, ठीक है। 2-3 शब्दों का एक ग्रुप हो सकता है। फ्रेज जिसका अपना फुल मीनिंग नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंस होता है, तो फ्रेज हो सकता है। और क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि हम नॉन क्लॉज पढ़ रहे हैं और उसमें ये भी पढ़ रहे हैं कि हमारा जो क्लॉज है वो कैसा रहना चाहिए, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट रहना चाहिए, कि किसी चीज़ पर वो निर्भर है। बिना निर्भर हुआ वाक्य इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाता है, जो हमें कहाँ मिलता है, कंपाउंड सेंटेंस में। और यहाँ पर हमें देखो क्या देखना है। तो मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है। सेंटेंस में यदि लिंकिंग वर्ब बी की वर्ब कहलाती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, अर्थात बी की वर्ब सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह अगर कार्य करती हैं, जो हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएं, अगर वो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करने लगें, जो लिखा है उसको पहले समझिए ध्यान से। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, आई रिपीट, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, ठीक है। और क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो डिपेंडेंसी तो हमारी मस्ट है, निर्भरता तो मस्ट है, आवश्यक है। सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी की वर्ब भी होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सिंपल में जब भी हमें कोई बी की वर्ब मिलती तो क्या करते थे, याद है इसे? आपको कोई बी की वर्ब मिली, जैसे वाज मिल गया, इज मिल गया, एम मिल गया, वर मिल गया, तो इन सबको बीइंग में चेंज कर देते थे, याद है? तो बस वही चीज़। तो जो हमारे साथी अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास और तब यहाँ पहुँचे हैं, पहली क्लास करने के बाद 13 पार्ट देखने के बाद आज आप 14th पार्ट पर हैं, यहाँ पर अगर आप पहुँचे हैं, निश्चित रूप से आपका जो अध्ययन है वो बहुत बेहतरीन चल रहा होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसा कर रहे होंगे। आगे देखिए, बी की वर्ब सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर यदि कॉम्प्लीमेंट का जो स्लॉट है, पूरकता का जो स्लॉट है, यदि वो उस सेंटेंस को वहाँ से कंजंक्शन के साथ हटा देने से कंप्लीट नहीं रह पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने कहा था ना, चेक करना है, बस आप कुछ ना कीजिए, प्लस माइनस के तार जैसे लगाए जाते हैं, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है, बस आप ये देख लीजिए कि स्लॉट कौन सा खाली हो जाएगा। यदि हम ये जो सेंटेंस है, अगर ये क्लॉज है, हटा देते हैं तो कौन सा स्लॉट खाली हो जाएगा। जो स्लॉट खाली हो जाए जान लीजिए वही क्लॉज है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो पूरक क्या होता है, पूर्ण अर्थ देने वाले। सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होंगे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होंगे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हर बिगेस्ट फियर इज, उसका जो सबसे बड़ा डर था, डर है, वो है, क्या है डर उसका? अब देखिए, हेयर बिगेस्ट फियर इज, यहाँ पर ये जो इज है, यहाँ पर एलवी लिखा हुआ है, ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना। यहाँ एलवी लिखा हुआ है, एलवी माने लिंकिंग वर्ब, और यहाँ एफवी लिखा हुआ है। एफवी माने आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं आप लोग, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब कब हो जाएगी, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करने लगे, तो उसको हम उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट रखते हैं, या उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये फाइनाइट वर्ब होने के बावजूद ये लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रही है, तो इसके बाद हम जो भी रखते हैं वो किस स्लॉट में आता है, कॉम्प्लीमेंट के स्लॉट में आता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसका जो सबसे बड़ा डर है, क्या डर है उसका, अभी आपसे पूछा जा रहा है, डर है, इसका मतलब ये जो फाइनाइट और लिंकिंग वर्ब का काम करने वाली इज है, इसके तुरंत बाद जो दैट से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो दैट शी मे फेल इन द एग्जाम्स, कि उसका सबसे बड़ा डर ये है कि वो, उसको लगता है कि वो एग्जाम्स में फेल हो जाएगी, इस तरीके का जो सेंस मिल रहा है। अगर ये दैट से लेकर लास्ट तक एग्जाम्स में ये जो स्लॉट रखा गया है वो कॉम्प्लीमेंट का है। पता कैसे करते हैं, ये जो इज है ना, ये इज सेंटेंस की पूरकता को समाप्त करने के बाद एक फिर से एक क्लॉज देता है, और क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, हर बिगेस्ट फियर इज, ये लिंकिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब के बाद दैट से लेकर एग्जाम तक शुरू हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन क्लॉज हो गया, या नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। ये बात आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। अब नीचे वाला भी एक देख लो, तो वो चीज़ और अच्छी आपकी जो है क्लियर हो जाए। तो देयर प्रॉब्लम इज, उसकी समस्या है,
उनकी समस्या है, उसकी नहीं, देयर लिखा हुआ है, तो देयर यानी उनकी समस्या है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी समस्या है। और ये जो समस्या है, ये जो है आया है ना, ध्यान रखिएगा, उनकी समस्या के बाद जो है आया, इज आया हुआ है, लिंकिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब का काम करते हुए तुरंत आगे जो सेंटेंस ले रहा है वो दैट। अब देखना ध्यान, दैट से लेकर वेज तक ये जो पूरा स्लॉट है, ये किसका स्लॉट है? ये कॉम्प्लीमेंट का स्लॉट है। तो देयर प्रॉब्लम इज, उनकी समस्या है कि क्या मतलब दैट है, दे कैन नॉट प्ले इन फॉरेन वेज, कि वो विदेशी तरीकों से खेल नहीं सकते। ये जो उनकी समस्या, जो भी उनकी समस्या रही है वो ये समस्या है। कॉम्प्लीमेंट का स्लॉट खाली है, तो कॉम्प्लीमेंट एज नाउन क्लॉज या नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हमें पता चल गया कि नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ क्या लेता है। ठीक, अब बात आपकी आगे बढ़ रही है। तो इतनी चीज़ें आपको आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अब हम अपने चौथे टॉपिक पर चल रहे हैं, जो स्क्रीन पे साथ साथ मैंने नोट किया है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगला लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, ये नाउन क्लॉज का जो 4 तरीके थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल फ्रेज, हम यहाँ तक अब पहुँच चुके हैं। हमारी यात्रा जो है वो यहाँ तक की हो चुकी है। अब देखिएगा ध्यान से, नाउन क्लॉज एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट। देखिएगा, तो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही केम इन। ठीक है, अब ही केम इन, ये पहला सेंटेंस। उसके बाद ही केम इन द क्लास, ये दूसरा सेंटेंस। और देयर आर 10 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, ये तीसरा सेंटेंस। यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम आपसे। यहाँ पर कुछ लिखा है हमने, हर प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के है तो हम उसे एडवर्ब मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने इतिहास टाइप का यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं। सामने देखो ध्यान से, हर प्रीपोजिशन, आप जानते हैं इन, ऑन, एट, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो हर प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जरूर लिए होंगे, बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन नहीं माने जाते। क्या माने जाते हैं? एडवर्ब। तो हर प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, जो एक क्लॉज भी हो सकता है, चाहे तो वो बड़ा क्लॉज भी हो सकता है, यानी फ्रेज के टाइप का, या उसको एक शब्द मान के भी हम मान सकते हैं या उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ही केम इन। ठीक है, ये जो इन है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है, तो हमने इसे क्या माना? एडवर्ब। ही केम इन द क्लास, अब ये जो क्लास आ गया, ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। तो इस वाले इनको जब तक हम ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं था तब तक हम एडवर्ब मान रहे थे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया तो हमने इसको क्या माना? प्रीपोजिशन माना। ये बहुत बहुत बारीक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप बोर्ड के विद्यार्थी, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम इतना अच्छा नॉलेज जो है, डीप थिंग्स वो रखते हो, जानते हो। तो देखो ध्यान से, जैसे ही हमें क्लास मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये जो इन है वो क्या मान लिया जाएगा? वो प्रीपोजिशन मान लिया जाएगा। ठीक, और देखो, देयर आर 10 रुपीज़ इन। अब देखिए, ये इन आया है, ये प्रीपोजिशन कब मान रहे हैं? जब हमारे पास हिज पॉकेट नाम का मतलब जो फ्रेज है वो है। अब देखिए, शब्द आ गया यहाँ पर हिज, और यहाँ शब्द आ गया पॉकेट। लिखा हुआ है 10 रुपये, 10 रुपये तो हैं, किसमें है? तो पता चला उसकी जेब में है। ठीक है, तो इन हिज पॉकेट ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तब जाकर हमने इस इन को क्या माना? प्रीपोजिशन माना। तब जाकर ये जो इन है वो क्या कहलाया? वो प्रीपोजिशन कहलाया। अब बाई चांस अगर इसमें हिज पॉकेट ना होता तो हम इस इन को क्या मानते? फिर हम इसको एडवर्ब मानते। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आया हो तो मैं बता देना। और नीचे देखो, आपको इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी इतिहास टाइप की चीज़ लिखी हुई है, अभिलेख लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, पुराने ज़माने में जैसे राजाओं के शासनकाल में जब क्या होता था, कोई आदेश या कोई नियम बताए जाते थे तो उनका अभिलेख पे, बड़े बड़े शिलालेखों पे छपा दिया जाता था। तो वैसा एक शिलालेख है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके काम का है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक खास बात। क्या खास बात भैया? देखो, प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सभी लोग जानते हैं, प्री प्लस पोजीशन। ठीक है, तो एक है प्री प्लस पोजीशन, प्री और पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर गार्ड समझाया दे, देखो ध्यान से, वो तो समझ ही चुके हो। प्री प्लस पोजीशन मिला के इसको हम कह देते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर है? प्री प्लस पोजीशन। तो एक खास बात, प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। और एक प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन तब तक नहीं मानते जब तक उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो। यही चीज़ अभी समझाई ऊपर, ऑब्जेक्ट तब तक नहीं आएगा तब तक हम उस प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन नहीं मानेंगे। क्लियर? यदि कभी प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम उसे एडवर्ब मान लेते हैं। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? एडवर्ब मान लेते हैं। देखो अभी हमने लिखा था, एडवर्ब मान लेते हैं, जो कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। काम तो करता है वो प्रीपोजिशन का, लेकिन उसको मानते क्या है? एडवर्ब। पर हम उसे प्रीपोजिशन नहीं मानते, प्रीपोजिशन नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? एडवर्ब मानेंगे। और अगर हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट देख लेते हैं अपने सेंटेंस में, तब हम उसको क्या बताते हैं? तब हम उसको कहते हैं कि वो हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट आने पर वही शब्द, वही इन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। लेकिन बाई चांस अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम उसको एडवर्ब कहेंगे। ठीक, अब नीचे देख लो, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे समझ सकें। तो दीपक लिसन्ड टू, ठीक,
ये जो लिसन्ड के बाद टू आया हुआ है, अब ये जो टू जो है वो क्या है, एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, तो हमने आपको पी से डिनोट कर दिया है। थोड़ा सा उंगली फोकस करना, यहाँ पर देखो ध्यान से फिंगर पर कि दीपक लिसन्ड टू, उसके बाद ये हमने पी दिखाया है, पी माने प्रीपोजिशन दिखाया है। तो व्हाट हिज फादर ऑर्डर्ड, जो भी उसके पिता ने आज्ञा दी उसको दीपक ने लिसन किया, सुना। तो दीपक सुनता है किसको, तो व्हाट हिज फादर ऑर्डर्ड, ये जो सेंटेंस है ये नाउन क्लॉज में प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ आ रहा है। कैसे, प्रीपोजिशन का उपयोग कर रहा है। अभी देखो पीछे वालों में प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं हो रहा था, यहाँ पर इज का उपयोग हो रहा है, या पीछे वालों में सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में भी नहीं हो रहा था, व्हाट वेयर ये सब लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, प्रीपोजिशन के साथ एक फ्रेज आया हुआ है, इसीलिए हम इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये चीजें ध्यान देनी है। तो टू के साथ यानी प्रीपोजिशन के साथ हम अगले क्लॉज की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये जो चीज है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको, ये चीज ध्यान रखना। तो दीपक लिसन्ड टू व्हाट हिज फादर ऑर्डर्ड, तो ये टू आ गया प्रीपोजिशन, इसके बाद जो हमारे पास अब ये पूरा फ्रेज दिया हुआ है या सेंटेंस दिया हुआ, क्लॉज दिया हुआ है, ये नाउन क्लॉज का ही अंतर ले रहा है, ठीक है, या मतलब मीनिंग ले रहा है, लेकिन एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्यों, ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो है ही, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ है, इसलिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, देयर इज नो फॉल्ट, कोई गलती नहीं है, इन, उसमें, किसमें, व्हाट ही राइट्स, जो कुछ उसने जो भी उसने लिखा है उसमें कोई गलती नहीं है। अब ये जो इन है ये तब तक प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा जब तक आगे ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कैसे पता चला सर, प्रीपोजिशन के साथ आगे लिखा हुआ नाउन क्लॉज का ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरा जो क्लॉज है ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ छोटा छोटा मैंने लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करने के लिए, ताकि अच्छे से आप अपने हैंड राइटिंग में साफ साफ आप हर चीज़ नोट कर लें। अब हर चीज़ देखिए हम नोट करें उसको बिगाड़ें तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फिर नोट करने में नहीं मिलेंगी, इसीलिए ये सारी चीज़ ज़रूरी होती है कि पहले से हम आपको स्क्रीन पर लिख लें, उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ समझाते रहें, ताकि लिखा हुआ भी आप आराम से क्लास के बाद या क्लास के जब भी आप क्लास कर रहे हैं उसके बाद आप जहाँ भी उसको लिखा हुआ पाएँ आप उसको पॉज करें वीडियो को और आराम से जो है अपनी कॉपी में नोट कर लें। और कभी कभी जैसे बाई चांस आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जब लिखित होती तो इसका मतलब ये होता है कि हमें सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये हमारा पहला मुद्दा होना, ठीक है। तो देयर इज़ नो फॉल्ट इन, अब ये इन जो है वो प्रीपोजिशन में आया है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद जो आया हुआ ये प्रीपोजिशन के साथ ही जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ ये जो नाउन क्लॉज है ये बिल्कुल प्रीपोजिशन के साथ आया, इसलिए हमने इसको प्रीपोजिशनल क्लॉज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह दिया या फ्रेज कह दिया, ठीक है। ये पूरा फ्रेज ही तो होता है, हाँ, ये पूरी मीनिंग नहीं होती। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम कहें व्हाट इज़ फादर ऑर्डर्ड, तो ये क्या पूरा सेंस दे रहा है, ये निर्भर है। पूछे कैसे सर, यहाँ पर तो दीपक लिसन्ड है, दीपक ने सुना। अब मेरे पास एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही तो है कि भाई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। तो देखो, जो भी उसके फादर ने आज्ञा दी है, ऑर्डर किया है, अब वो जो भी आज्ञा उसके पिता ने दी तो उसको किसने क्या किया, तो पता चला उसको दीपक ने सुना है। तो दीपक ने सुना, दीपक कुछ भी सुन सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन उसके पिता के द्वारा दी गई आज्ञा को उसने सुना है, पिता के द्वारा दी गई आज्ञा को क्या किया गया, अब ये अपने आप से प्रश्न करने का। तो ये चीज़ जो तरीके हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये साथ साथ जो यूज़ हो रहे हैं, ये हमारी सेंटेंस में बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। इधर देखिए, ये सब जो क्लॉज वाले आप देख रहे हैं ना, नाउन क्लॉज, ये सारे आप सभी लोग जानते हैं भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज की ही तो 3 टाइप हैं। शुरुआत में क्लास के जाओगे या अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही तो नाउन है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये सारी बातें वहीं की तो हैं। और जब हम क्लॉज कह ही रहे हैं, नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज जो भी, तो वो सब सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत तो आएंगे। अरे एक माँ के 3 बच्चे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके 3 बच्चे हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ये सारी बातें अगर हम आपसे एकदम अचानक कह दें कि बेटा इतनी बता, भैया इतनी बताना कि ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है, तो अगर हम आपसे अचानक पूछ लें कि ये नाउन क्लॉज जो है वो किसका क्लॉज है, तो पता चला ये सर डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी ये डिपेंड करते हैं। इनके साथ अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा तो इन डिपेंडेंट क्लॉजों का कोई मीनिंग नहीं है। और कॉम्प्लेक्स में यही तो है कि कॉम्प्लेक्स में क्या होना है, एक इंडिपेंडेंट मिल जाएगा, बाकी सब आपको एक या एक से अधिक डिपेंडेंट भी मिल सकते हैं। क्लास की शुरुआत तो इसी भाई पॉइंट से हुई थी, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हेडिंग पड़ी थी तो इसी बात से तो चर्चा शुरू हुई थी। तो ये वाले बातें जो है वो आपको अच्छे से समझ में
रखनी है अपनी। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि हम पिछली बातों को ध्यान रखें। अब अगर हम आपसे कहें व्हाट ही राइट्स, जो कुछ उसने लिखा, अब अपने आप से यही तो आप कहेंगे कि जो प्रीपोजिशनल क्लॉज के अंतर्गत आ रहा है ये ऑटोमेटिक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट है। पूछे क्यों? जो कुछ उसने लिखा, अब जो कुछ उसने लिखा बताओ तो उसके बारे में क्या हो रहा है। तो ये जो वाक्य है ये किसी चीज़ पर निर्भर है, उस वाक्य के बारे में बताइए। तो जो भी वो काम कर रहा है, जो भी लिख रहा है, पढ़ रहा है, जो भी, उसके बारे में अन्य एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दो कि वो है क्या। तो पता चला देयर इज़ नो फॉल्ट, कोई गलती नहीं है। तो ये बात आराम से कही जा सकती है, फ्रीली कही जा सकती है। ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन आगे वाला जो बना हुआ है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो जो भी क्लॉज जैसे नाउन क्लॉज हैं, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज हैं, ये सारी बातें जब हो रही हैं आपकी तो ये किसके अंतर्गत हो रही है? सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत हो रही है। क्लियर है सबको? अब हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, नितिन विल बी पनिश्ड। ठीक है, नितिन विल बी पनिश्ड फॉर। अब ये जो फॉर आया है इसको प्रीपोजिशन कब तक नहीं मानोगे? तो पता चला सर प्रीपोजिशन उसे तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसके साथ ऑब्जेक्ट ना आया हो। क्लियर? अब ये बात तो रट गई होगी कतई। अब आगे देखो ध्यान से, नितिन विल बी पनिश्ड फॉर। अभी जो फॉर है ये प्रीपोजिशन के लिए सेंस कौन सा दे रहा है? सेंस दे रहा है के लिए। अब आप कहोगे सर तनिक हमें ये बताइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो आपने कहा था रीजन के लिए बिकॉज बताया जाता है। अरे भैया मेरे ध्यान सुनना, ये प्रीपोजिशन के स्थान पर यूज हो रहा है। ठीक है, ये रीजन बताने के लिए यूज नहीं हो रहा है। प्रीपोजिशन के स्थान पर के लिए का सेंस ले रहा है। पूरा हिंदी देखना ध्यान से, व्हाट ही हैज डन, जो कुछ उसने किया था उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसके लिए जो कुछ उसने डन किया है, जो भी उसने किया है उसके लिए उसको सजा दी जाएगी। तो जो के लिए का सेंस आ रहा है ये फॉर को दे रहा है। ये कोई कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, तो ये इसको हम प्रीपोजिशन के अंतर्गत मान रहे हैं। ठीक है, ये सीधा कंजंक्शन के अंतर्गत नहीं मान रहे। कंपाउंड में फॉर किसका काम करता था भैया, तो नहीं बताना। कंपाउंड में फॉर काम करता था कंजंक्शन का, और वहाँ पर जब कंजंक्शन आती थी तो एक 7 कंजंक्शन की सीरीज थी। फाइन बॉयस कहा जाता है उसे, FANBOYS। ठीक है, वहाँ जो फॉर आया था वो कंजंक्शन का काम कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर ये वो भी रीज़न था, और ये जो कारण बता रहा है कि उसके लिए क्यों सजा दी जाएगी, तो उसके बारे में बताने के लिए हम प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन ऐसे यूज़ कर रहे हैं। और आगे चूंकि ये प्रीपोजिशन है इसलिए आने वाला जो फ्रेज है या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है उस प्रीपोजिशन के साथ यूज हो रहा है नाउन क्लॉज में। तो व्हाट ही हैज डन, जो कुछ उसने किया उसके लिए उसे सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। तो ये जो फॉर है ये प्रीपोजिशन के साथ आया और नाउन के साथ एज अ ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, इसलिए कह सकते हैं नाउन क्लॉज एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये बातें आज की क्लास में आपने की। आज बहुत लंबा सफ़र रहा, कॉम्प्लेक्स को शुरू किया गया, कॉम्प्लेक्स में आपने जो विभिन्न चीज़ें हैं उनको समझा, सीखा। और दूसरी चीज़ है कि जब भी हमने कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के बारे में विशेष चर्चा की तो बहुत डीप नॉलेज जो है इसके बारे में कोशिश किया कि बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन पेपर होते हैं उनके अकॉर्डिंग या उनकी जो कह सकते हैं जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वहाँ तक हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब जो विशेष चर्चा है, अब देखिए हम लोगों ने सबऑर्डिनेट की बात करके आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त कर दी है। कहाँ तक? तो पता चला आज की क्लास समाप्त हो गई है सर नाउन क्लॉज तक। अब कल से जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो और भी क्लॉजेज है जिनके बारे में हमें बात करनी है, उसके बारे में हम इसके कन्वर्जन सीखेंगे, उसके बाद आगे की चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आपने 14th पार्ट में जो भी आज क्लास की है उसको बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत शांति से ईयरफोन लगा के अच्छे से आराम से बैठ के तल्लीनता में अब पोर्ट्रेट मोड पे आराम से, पोर्ट्रेट बता लैंडस्केप मोड पे आराम से फ़ोन रख के अच्छे से उस चीज़ को पढ़िएगा धैर्यपूर्वक। ठीक है, सारी बातें आपको अच्छे समझ में आएगी और घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आने वाली कॉन्सेप्ट्स में है, अचानक नहीं है कि नाउन की परिभाषा की तरह आपको रटा दिया गया और तुरंत आपको हर चीज़ आ गई। बहुत जो है हल्का सा धैर्य आपके अंदर, ज़्यादा ही धैर्य की आवश्यकता है, और हल्का सा तो नहीं कहेंगे, थोड़े से धैर्य की आवश्यकता ज़रूर है। और फिर उसके बाद जब आप वो चीज़ें जो है नॉलेज में रह जाएंगी तो फिर हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए अच्छे से अपने काम को करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और वही चीज़ है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो जब आपको समय आ जाएगा निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऋतु आवे फल होए का मतलब ये नहीं कि सब समय पे छोड़ दिया है, उसके बाद जब सर ने कहा था कि धीरे 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 सब आता रहेगा,
ऐसा नहीं है। कर्म नहीं करेंगे हम लोग या उस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो कोशिश आप लोग करते रहिए अपने हिसाब से और धीरे-धीरे शिक्षा मेजवर्स जो है आपकी सफलता के लिए प्रयासरत है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है हर चीज़ आपको बताई जाए। एग्ज़ामिनेशन पेपर से पहले-पहले आपके एग्ज़ाम्स भी हैं और कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से आपको वो जो चीज़ें हैं सिंथेसिस को लेकर उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आपको बताई जा सके।